Hello friends, welcome to the CSC GitHub. The topic of the DBMS which we are going to discuss today is asset property. What is asset property and why we need the asset property we will discuss today. एसेट प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ट्रांजैक्शन जो हमारा यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली एसेट प्रॉपर्टी हर डीबीएमएस में ओवरऑल जगह पे वो मतलब यूज़ होती है, हर जगह उसका रोल परफॉर्म होता है. लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन टर्म यूज़ करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं उस टाइम पे एसेट प्रॉपर्टी का मेजर रोल है. ट्रांजैक्शंस लाइक जो हम बेसिकली मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो हम कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं उस टाइम की ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शन के लिए एसेट प्रॉपर्टी इंश्योर होना ज़रूरी है. अगर कोई ट्रांजैक्शन एसेट प्रॉपर्टीज में जो चार प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं कही जाती है. उस केस में हमारे पास क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है, मतलब जो हमारा डेटा है वो इनकरेक्ट हो सकता है. दैट्स वाई हमारे हर ट्रांजैक्शंस में एसेट प्रॉपर्टी की ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. इन चारों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी और हमें उस ट्रांजैक्शन को अगेन परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसे हम रोल बैक कहते हैं. वापस रिवर्स में जाएंगे और जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन जिसमें एक भी प्रॉपर्टी में से कोई एक भी फेल हो गई थी इनमें से, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज वो एसेट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, एसेट प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है. अभी जस्ट बताया, हमारा करेक्ट आंसर, हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट रहे, यानी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एसेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है. अब एसेट प्रॉपर्टी, ये जो चारों लेटर्स है ना, यही चारों एक्चुअल वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे उसमें ट्रांजैक्शन में. तो हम पहले इन चारों को हम अभी डिस्कस करेंगे, बट ये चारों रिलेटेड होते हैं, इनके लिए कुछ अलग अलग मतलब कंट्रोल्स होते हैं जो इन्हें हैंडल करता है. हम पहले वो डिस्कस करेंगे, देन ये चारों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल. तो पहले इन चारों प्रॉपर्टीज़ की मैं इनके फुल फॉर्म्स लिख देती हूँ. अब मैं इनको ना ACID के फॉर्म में ना लिख के ना, देखो मैं किस फॉर्म में लिखूँगी, ADIC लिखूँगी. क्यों लिखूँगी उसका मैं अभी जस्ट रीज़न बताऊँगी, ताकि आपको याद रहे. एक ट्रिक है सिंपली ये. क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पास, वैसे तो ये क्वेश्चन शायद सिर्फ अभी एक ही बार आया है गेट में कि कौन कौन से एसेट प्रॉपर्टी में से जो ऑटोमिस्ट्री और ड्यूरेबिलिटी, मैं इनके पहले फुल फॉर्म्स लिखती हूँ फिर मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन था. ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ए इज रिप्रेजेंटिंग ऑटोमिस्ट्री. ओके, ऑटोमिस्ट्री मीन्स हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसके या तो सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो या कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो, मतलब ऑल और नन की कंडीशन होती है हमारे ऑटोमिस्ट्री में. नेक्स्ट इज व्हाट, अगर हम एसिड की बात करें तो ऑटोमिस्ट्री, C इज फॉर कंसिस्टेंसी, I इज फॉर आइसोलेशन एंड D इज फॉर ड्यूरेबिलिटी. वन टाइम आई थिंक इट्स इन 2015 में एक बार D एसिड प्रॉपर्टी में D का क्या मतलब होता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें ऑप्शन में एक डेडलॉक ऑप्शन था, एक ड्यूरेबिलिटी था और दो ऑप्शंस और थे. तो वहाँ आपसे एक ये बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन, आई थिंक इट्स इन 2015 के एग्जाम में शायद वो क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे D की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि एसिड प्रॉपर्टी में D का क्या मतलब होता है. तो वहाँ पे ड्यूरेबिलिटी उसका करेक्ट आंसर था. तो ऑटोमिस्ट्री, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी ये होता है. लेकिन मैंने इसको ADIC क्यों लिखा है वो जस्ट अभी बताऊंगी. D इज फॉर व्हाट, ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी, अब ड्यूरेबिलिटी क्या होती है हम शॉर्ट में अभी यहाँ डिस्कस करेंगे चार नेम्स का, देन हम इसको एग्जांपल के साथ चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ऑटोमिस्ट्री हो रही है. ऑटोमिस्ट्री पे इतने नहीं आते बिकॉज ऑटोमिस्ट्री इज जस्ट सिंपली ऑल और नन की कंडीशन होती है. वो आइसोलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें शेड्यूल, सीरियल शेड्यूल, कंकरेंट शेड्यूल पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, और कंसिस्टेंसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ऑटोमिस्ट्री और ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चंस नहीं आते. ड्यूरेबिलिटी का बस एक बार फुल फॉर्म आया था कि एसिड में D का क्या मतलब होता है. ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें किसी भी तरह का फेलर हो गया, ट्रांजेक्शन हमारी किसी भी रीजन से फेल हो गई, डजेंट मैटर वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुई है, हार्डवेयर की वजह से हुई है या पावर फेल, बीच में लाइट का डिस्कनेक्शन हो गया, उसके
किसकी वजह से फेल हुई है, किसी भी तरह का फेलर हो, वो अपने आप को रिकवर करने की पावर रखनी चाहिए ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली। जैसे ही लाइक पावर की फेलर की प्रॉब्लम आई थी, तो जैसे ही लाइट आए वो अपने आप को रिकवर करने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये कौन हैंडल करता है, ड्यूरेबिलिटी हैंडल करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, आइसोलेशन। आइसोलेशन इज सिंपली, जैसे आइसोलेट होने का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना, अलग होना, वही सेम यहाँ पे आइसोलेशन है। आइसोलेशन क्यों यूज किया है, अब ऑब्वियसली रियल लाइफ में हमारी एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूट हो नहीं हो रही होती, 1000 नंबर लैक्स ऑफ हमारी ट्रांजेक्शन एट अ वन टाइम, पर्टिकुलर 1 सेकेंड या मिनी सेकेंड्स में हमारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं। तो एक ही टाइम पे मान लो एक ही बैंक में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही हैं, तो वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करें, यानी कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो, अलग अलग अपने आप में कोई मतलब कंकरेंट एग्जीक्यूशन के बाद भी उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मेरी एक ट्रांजेक्शन T1 है और एक ट्रांजेक्शन T2 है, वो दोनों साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है या कंकरेंट एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो एक दोनों वो जो है एक दूसरे को वो कन्फ्लिक्ट ना करें, एक दूसरे में वो कोई उनकी वजह से डिफरेंस ना आ जाए, जो हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअल एग्जीक्यूट ही रहे। दैट्स व्हाई हम उसमें कंकरेंट और सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ये दो शेड्यूल टर्म्स यूज करते हैं। वो हम फर्दर जब ट्रांजेक्शन की वीडियोस डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आइसोलेशन का मतलब क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन जब एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं तो वो आइसोलेट रहे एक दूसरे से, एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। ओके, एंड लास्ट वन इज व्हाट, कंसिस्टेंसी। सी इज फॉर कंसिस्टेंसी। आप चाहो तो इसको ACID में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, फिर हमें वहाँ पे दो चीज़ें 2 बार लिखना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए, जो मैं आप बताने वाली हूँ सिर्फ इसलिए मैंने इसको ADIC के फॉर्म में लिखा। क्यों, क्योंकि इन्हें हैंडल करने के लिए कुछ कंट्रोल्स बनाए गए हैं। इन्हें कौन हैंडल करता है, देखो सारी चीज़ें तो DBA हैंडल नहीं करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ये सारी प्रॉपर्टीज हैंडल नहीं करता है। तो हर चीज़ के लिए हमने ऑटोमेटिकली कुछ एक कंट्रोल्स बनाए हुए हैं जो इन प्रॉपर्टीज को हैंडल करेगा। तो A और D यानी ऑटोमिस्ट्री एंड ड्यूरेबिलिटी जो है वो कौन हैंडल करता है, RMC, रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल, रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल। RMC इन दोनों ऑपरेशंस को हैंडल करेगा। सिर्फ इसीलिए मैंने ये दोनों साथ में लिखे थे, अदरवाइज मैं यहाँ RMC लिखती, देन एसिड में D का यहाँ लिख के यहाँ RMC लिखती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जस्ट आपको याद रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से रिकवरी में। वैसे तो देखो कंफ्यूजन तो वैसे भी क्रिएट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिर्फ यही 2 ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ट्रांजेक्शन को अगेन रोल बैक करने की नीड पड़ेगी। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। फेल इन 2 केसेस में ही फेलर हो सकता है, तो इन दोनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर। ये तो आइसोलेशन है, सेपरेट रखना है। और कंसिस्टेंसी मतलब हमारा डेटा एटलीस्ट करेक्ट रहना चाहिए। वहाँ जो लॉजिकली जो हमारा करेक्ट है, अगर वो पहले वो था तो आफ्टर ट्रांजैक्शन भी उसमें जो हम चेंजेस हमने सोचे हैं वही अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हमारा वो क्या करेक्ट डेटा है, कंसिस्टेंट डेटा है। तो इन दोनों में रिकवरी की नीड नहीं है। रिकवरी सिर्फ कहाँ हो रही है, ऑटोमिस्ट्री और ड्यूरेबिलिटी के केस में। क्यों, क्योंकि ऑटोमिस्ट्री में क्या है, ऑल या तो सारे ट्रांजेक्शन सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो, अगर कोई एक भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, रिकवर करनी पड़ती है ट्रांजेक्शन। सिमिलरली ड्यूरेबिलिटी क्या है, कोई भी फेलियर अकर हो गया तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, बीच में फेल हो जाएगी। जैसे ही बीच में वो फेल हुई हमें क्या करना पड़ा, रिकवर करना पड़ा। तो यही 2 ऑपरेशंस हैं जिसमें रिकवर करना पड़ रहा है, और उसे कौन हैंडल करता है, रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल है वो हैंडल करता है। वो कैसे करता है हम वो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, आइसोलेशन। आइसोलेशन कौन हैंडल करता है, कंकरेंट मैनेजमेंट, जो कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट है CCM, वो हैंडल करता है। कंकरेंट कंट्रोल मैनेजमेंट, ओके, CCM इसे हैंडल करेगा। क्यों, कंकरेंट, आइसोलेशन कहाँ हमें नीड पड़ रही है, जब कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो रही है तभी तो हमें आइसोलेशन की नीड पड़ रही है। अगर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा है, कंकरेंट कंट्रोल मैनेजमेंट जो है ना, जो कंकरेंट एग्जीक्यूशंस को मैनेज करता है वो हैंडल करता है किसको, आइसोलेशन को। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बची है ना, कंसिस्टेंसी, इससे ऑब्वियसली यही रोल होता है जो DBA
या यूज़र परफॉर्म करता है। जो भी उस ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहा है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा। डीबीए के हाथ में होता है कि वो कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से करे कि वहाँ एट लास्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, मतलब हमारा जो डेटा है वो करेक्ट रहे। देखो बाकी चीज़ें तो लॉजिकल है, यहाँ पे हमें रिकवर करना है। हम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा बना सकते हैं ताकि वो रिकवर कर ले, आइसोलेशन में उनको सेपरेट रखना है। लेकिन करेक्ट डेटा, कंप्यूटर सिस्टम को क्या पता कि डेटा वो करेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। वो तो एक मशीन है जिसमें हमने कुछ ऑपरेशंस लिख दिए, वो परफॉर्म कर देगा, लेकिन वो ऑपरेशंस वैलिड हैं या नहीं, करेक्ट हैं या नहीं, वो चीज़ तो ऑब्वियसली कौन हैंडल करेगा, कोई एक ह्यूमन पर्सन यानी कि कोई डीबीए हैंडल करेगा, या यूज़र जो उससे यूज़ कर रहा है डेटाबेस को, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो हैंडल करता है। तो ये होते हैं ये चारों मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को 3 अलग अलग कंट्रोल्स हैं जो इसे हैंडल करते हैं। आरएमसी हैंडल करता है एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को, आइसोलेशन को कंकरेंट कंट्रोल मैनेजमेंट, एंड कंसिस्टेंसी को डीबीए हैंडल करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले डिस्कस करेंगे कंकरेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल मैनेजमेंट। डीबीए तो ऑब्वियसली अ पर्सन, एक ह्यूमन है जो हैंडल करता है, तो वो तो कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल से, उसके बाद हम एसिड प्रॉपर्टी के चारों प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम इन चारों कंट्रोल्स को तो देख लेना कि क्या क्या कंट्रोल वो परफॉर्म करते हैं ऑटोमिसिटी हैंडल करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। वो ऑपरेशंस पता होने नेसेसरी हैं ऑटोमिसिटी को डिफाइन करने से पहले, तो हम पहले वो चीज़ें देखते हैं कि वो क्या हैंडल करता है। सबसे पहला ऑपरेशन जो रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल करता है वो क्या है, रोल बैक। एक ऑपरेशन होता है रोल बैक। रोल बैक हम कब करते हैं, अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गई है बिफोर कमिट। कमिट क्या होता है, लास्ट ऑपरेशन होता है हमारा ट्रांजेक्शन का। एक ट्रांजेक्शन गिवन है, उसमें जो लास्ट ऑपरेशन होता है ना वो कमिट होता है। क्यों शो करने के लिए, क्या शो करता है वो कमिट ऑपरेशन, कि भाई मेरे जितने ऑपरेशंस थे इस ट्रांजैक्शन में वो मैंने परफॉर्म कर दिए, अब यहाँ ख़त्म करनी है मुझे ट्रांजैक्शन, इसके बाद इस ट्रांजैक्शन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने। ये इंडिकेट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कमिट वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हमारी कोई ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T1 है, ओके। यहाँ कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, लाइक रीड ए, देन a इक्वल्स टू a माइनस 500 कर दिया मैंने, एंड देन राइट a, और उसके बाद इसलिए कुछ ऑपरेशंस है, और यहाँ मेरा एट लास्ट क्या आ रहा है, कमिट ऑपरेशन आ रहा है। कमिट किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये मेरा एंड है मेरे ट्रांजैक्शन का, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन एंड हो रही है, इसके बाद T1 ट्रांजैक्शन के कोई ऑपरेशन नहीं है। मल्टीपल एग्जीक्यूट हो रही होंगी तो हो सकता है अदर्स के हों, लेकिन T1 ट्रांजैक्शन यहाँ हमारी फिनिश हो रही है, ये शो करेगा कौन, कमिट शो करेगा। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम हुई है, देखो फेलर हमारा हर इंस्ट्रक्शन पे, नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने इंटरप्ट्स देखे होंगे, हर एग्जीक्यूशन जितने भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, हर स्टेटमेंट के बाद इंटरप्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, भले मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ अभी, हो सकता है यहाँ फेलर आ जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ आ जाए, कहीं भी फेलर आ सकता है। लेट मी अज्यूम मेरा फेलर कमिट से पहले यहाँ कहीं पे किसी इंस्ट्रक्शन पे फेल हुआ है। तो देखो अभी मेरा कमिट नहीं हुआ था, इट मीन्स व्हाट, मेरे इस ट्रांजैक्शन T1 के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हुए। मीन्स क्या ब्रेक हो रहा है, ऑटोमेसिटी ब्रेक हो रही है मेरी। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा मेरे उस ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को रिकवर करने का जो मेथड होता है वो क्या है, अगेन इस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाए, जहाँ से वो फेल हुई है वहाँ से उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, आपको रोल बैक करना है। जहाँ से वो फेल हुई है उसको क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं। और इस रोल बैक को क्या बोला जाता है, बेसिकली अंडो ऑपरेशन भी बोला जाता है। लाइक कंट्रोल Z हम यूज़ करते हैं ना वर्ड में, कंट्रोल Z क्या करता है, जो आपने पहले लिखा था, जो मतलब अभी आपने T को रिप्लेस कर दिया किससे, Z से, कंट्रोल Z करते वो अगेन क्या हो जाता है, T हो जाता है। वही सेम यहाँ पे हमारे पास रोल बैक का काम है। रोल बैक क्या करता है, अंडो करने की कोशिश करता है जो जो उसने चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी A की वैल्यू जो थी इनिशियली वो थी 1000, मैंने ऑपरेशन में क्या किया है, A माइनस 500 किया, तो अपडेट होके क्या हुई, वो 500 हुई, एंड देन राइट कर दिया, तो A की वैल्यू क्या होगी मेरी 500। बट एक्चुअल में तो वो जो 500 थे बाद में, फॉर एग्जांपल वो 500 में किस में कर रही थी, B में ऐड कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे एक लिख दी, रीड B इज इक्वल्स टू B प्लस
500 एंड देन राइट बी, ये मेरे पास ऑपरेशन था। तो मेरे एक्चुअल में क्या होना था, बी की वैल्यू लेट से 500 है, तो यहाँ एट लास्ट मेरे पास 500 ऐड होके यहाँ पे क्या 1000 बन जाना चाहिए था, जबकि मेरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेल हो गई। जैसे ये फेल हुई, ये मेरी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, मेरा ऑपरेशन कहाँ तक गया है, सिर्फ यहाँ तक गया और यहाँ आके वो फेल हो गया। ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस पहले रीड ए हुआ, ए में से 500 माइनस हुआ एंड देन राइट हो गया, बी के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ही नहीं। तो इस केस में जब हम रिवर्स में जाएंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी उसने चेंजेस किए हैं उन्हें अगेन वो क्या कर देगा, अंडो करेगा, जो जो उसने चेंजेस किए हैं उसे अंडो करेगा। इट मीन्स व्हाट, यहाँ उसने क्या किया था, ए माइनस 500 किया था, तो ये क्या करेगा, जस्ट उसका रिवर्स, जो ए की पहली वैल्यू थी ना पहले से, उसको अगेन चेंज करके क्या करेगा, 1000 कर देगा। तो ये चीज़ होता है रोल बैक करना या अंडो ऑपरेशन परफॉर्म करना, इन केस अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई है बिफोर कमिट ऑपरेशन, कमिट से पहले अगर वो फेल हो गई है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं, यानी अंडो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब ये रोल बैक तो हमने देख लिया अभी क्या होता है रोल बैक, लेकिन हमें क्या पता कि प्रीवियस वैल्यू, देखो यहाँ मुझे रीड किया मैंने ए को, बट मुझे नहीं पता कि जब मैंने अपडेट कर दिया तो मुझे नहीं पता कि उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी। मैंने यहाँ तो अभी तो हमने लॉजिकली देखा कि मुझे पता था अभी प्रीवियस वैल्यू 1000 है, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को तो उसने तो रीड करके अपडेट कर दिया, अब वो याद थोड़े रखेगा, मेमोरी थोड़े है उसके पास कि हाँ प्रीवियस वैल्यू क्या थी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांजैक्शन लॉग हैंडल किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू को हैंडल करते हैं। और कब तक हैंडल करते हैं, जब तक हमारा कमिट ऑपरेशन नहीं आ जाए। जैसे ही कमिट ऑपरेशन होके हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, वो सारी ओल्ड वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा और न्यू वैल्यूज़ को हमारे डेटाबेस में एंटर कर देगा। लेकिन वो ओल्ड और न्यू कब तक हमें हैंडल करनी होती है, जब तक कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती। तो वो चीज़ कौन हैंडल करता है, ट्रांजैक्शन लॉग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजैक्शन लॉग। ट्रांजैक्शन लॉग क्या होते हैं, जस्ट अभी जो मैंने बताया, रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम एक फाइल को हैंडल करके रखता है। जो रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल है वो एक फाइल मेंटेन करता है, उस फाइल को क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शन लॉग कहा जाता है। और उस फाइल में वो क्या क्या स्टोर करता है, ओल्ड वैल्यू वर्सेस न्यू वैल्यू स्टोर करता है। अब वो कैसे करता है वो हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके। लेट्स अज्यूम मैंने एक T1 ट्रांजैक्शन ली है, उसने क्या किया, रीड किया ए को, राइट किया ए में, कुछ भी राइट किया, फॉर एग्जांपल सेम वही ए माइनस ए 500 ही कर लेते हैं। देन उसने क्या किया, रीड किया बी को, सेम प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, रीड किया बी को, देन बी इज इक्वल्स टू बी प्लस 500 किया है एंड देन राइट कर दिया बी को, और उसके बाद उसके पास क्या है, कमिट ऑपरेशन सी अकर हो रहा है। यहाँ उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। ये हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शन है। नाउ लेट्स अज्यूम इस बार मैं मेरी ट्रांजैक्शन को कहाँ फेल कर रही हूँ, जस्ट कमिट से जस्ट पहले। देखो हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना वो कब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है, जब तक कमिट पूरा ना हो जाए। तो कमिट से अगर पहले, देखो ऑपरेशंस हमारे सारे हो चुके थे, लेकिन जब तक हमें कमिट नहीं मिला उससे पहले भी, अगर वो जस्ट उससे पहले भी अगर फेल होती है ना, तो भी वो ट्रांजैक्शन फेल ट्रांजैक्शन कही जाती है और उसको रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, हमने यही ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ पे मेरा क्या अकर हुआ है, फेलर अकर हुआ है। तो मैं देखती हूँ हमारा जो ट्रांजैक्शन लॉग फाइल है वो कैसे हैंडल करेगी। हम किसको डिस्कस करेंगे, लॉग फाइल को डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि फेल होने पे क्या क्या चेंजेस हैं वो जस्ट अब अभी हम रोल बैक में देख के आए हैं। अब मेरी जो लॉग फाइल है वो क्या करेगी, यहाँ मेरी लॉग फाइल बनेगी और ये मेरी डेटाबेस फाइल जिसमें मेरा डेटा स्टोर्ड है। यहाँ ए की वैल्यू स्टोर है और यहाँ पे बी की कोई वैल्यू स्टोर है। क्यों, क्योंकि हम ऑपरेशन ए बी पे कर रहे हैं, बाकी और भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब वो क्या क्या ट्रांजैक्शन जो लॉग फाइल है वो किस तरह से स्टोर करेगी। सबसे पहले T1 स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक T1 नेम लिख लेगा। क्यों, ताकि ये पता चले मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही होती है, यहाँ हो सकता है बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो। अभी क्या स्टार्ट हुई है, T1 स्टार्ट हुई है, तो उसने T1 लिख लिया। T1 ने सबसे पहले क्या परफॉर्म किया है, रीड ऑन ए परफॉर्म किया है। तो ये क्या करेगा, रीड ए एज ए की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे मान लो 1000 है और इसकी क्या है 500 है, सेम ले लेते हैं। तो रीड ए एज 1000 यहाँ पे इस तरह से स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू उसने क्या रीड की है, 1000 रीड की है। आफ्टर दैट T1 ने क्या किया है, राइट ऑन ए, ये क्या करेगा 1000 टू
राइट करने में क्या कर रहा है, a माइनस 500, क्या वैल्यू आई नई 500, 1000 से वो क्या स्टोर कर रहा है 500, मतलब ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी ओल्ड वैल्यू और ये हमारी क्या होगी न्यू वैल्यू होगी, इस तरह से वो स्टोर करेगा। नेक्स्ट ये ऑपरेशन हो गया राइट। देन अगेन उसने क्या किया, T1 ने रीड किया है B को एज, B की क्या वैल्यू है 500 एंड देन राइट किया है T1 ने B को, क्या किया B प्लस 500, राइट B 500 टू प्लस 500 करने पे क्या हुआ 1000, तो इसको इसने अपडेट करके क्या किया 500 किया और इसको अपडेट करके क्या किया है 1000 किया है, ठीक है। अब हमारे इसी स्टेप पे क्या फेल हुआ है, हमारे ट्रांजैक्शन जो है यहाँ इसी स्टेप पे कमिट से जस्ट पहले फेल हुई है। तो अब जब हम रोल बैक परफॉर्म करेंगे ना तो उस टाइम पे कौन सी फाइल यूज की जाएगी, लॉग फाइल यूज की जाएगी, ताकि हमें ये पता रहे कि देखो ओल्ड वैल्यू क्या थी 500 थी, 500 से हमने क्या किया था 1000 किया था, तो अगेन वो क्या करेगा रोल बैक के टाइम पे इस 500 से 1000 जिसको किया था इसको रिवर्स करके क्या कर देगा फिर से 500, हमें यहाँ से पता चल जाएगा ओल्ड वैल्यू हमारी क्या थी ये थी और ये क्या थी न्यू वैल्यू। सिमिलरली जब और रिवर्स में जाएगा रोल बैक करते करते तो यहाँ उसे क्या मिलेगा, उसने ए को क्या किया था 1000 से 500 में कन्वर्ट किया था, अब तो जस्ट रिवर्स करके वो क्या कर देगा इस 500 को अगेन 1000 में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है लॉग फाइल। लॉग फाइल क्या करेगा ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू कब तक स्टोर करेगा, जब तक कमिट ना मिल जाए, जैसे ही कमिट मिला वो सारी ओल्ड वैल्यूज को हटा देगा और हमारी न्यू वैल्यूज डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगी। तो ये होता है ट्रांजैक्शन लॉग या लॉग फाइल को स्टोर करना। और कौन स्टोर करता है, RMC रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल हमारा ये फाइल स्टोर करता है। अब इसी में मुझे एक चीज़ और याद आई है, वो मैं और बता दूं, एक वर्ड होता है डर्टी ब्लॉक या डर्टी बिट बोलते हैं जिसे, मुझे जस्ट अभी याद आया, वो मैंने इस तरह से प्रॉपरली मेंशन नहीं किया था, बट बेसिकली देखो क्या होता है डर्टी ब्लॉक। क्या होता है डर्टी ब्लॉक, वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से जो चीज़ें अपडेट हुई है ना, लाइक मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी थी 500 होगी थी और बी की वैल्यू क्या होगी थी 1000 होगी थी, जबकि मेरी ट्रांजैक्शन क्या हो गई थी फेल हो गई थी। तो ये जो इनकरेक्ट डेटा है ना और ये जो ब्लॉक्स बने हमारे डेटाबेस में, इन्हें हम क्या बोलते हैं डर्टी ब्लॉक्स बोलते हैं। वो ब्लॉक्स जो एक अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वजह से अपडेट हुए हैं उन ब्लॉक्स को क्या बोला जाता है डर्टी ब्लॉक कहा जाता है। अगर मैं यहाँ डर्टी ब्लॉक को डिफाइन करूँ, डर्टी ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं, अ ब्लॉक which is modified by uncommitted transaction। क्यों, क्योंकि जो हमारी कमिट हो गई हैं वो तो फिर प्रॉपर वैलिड ब्लॉक्स होंगे, लेकिन हमारे वो ब्लॉक्स जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वजह से अपडेट हुए हैं, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड एज डर्टी ब्लॉक्स। अब ये जो हमारे ए और बी थे ये क्या थे, एक अनकमिटेड, ये ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई थी तो इसकी वजह से ये अपडेट हुए थे। तो वो ब्लॉक जो एक अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की वजह से अपडेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं डर्टी ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब हमने अंडो ऑपरेशन तो देख लिया रोल बैक के केस में। अब अंडो केस जैसा ही क्या होता है रीडो ऑपरेशन भी होता है। रीडो ऑपरेशन क्या होता है, ये कमिट हो, जो हमारी ऑपरेशन कमिट हो चुकी है ना उनके ऊपर रीडो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अंडो तो हम अभी जस्ट देख के आए हैं, रोल बैक में जब हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है हम तभी क्या करते हैं अंडो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रीडो ऑपरेशन कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारी ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है। अब रीडो ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं वो हम अभी जस्ट थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि रीडो ऑपरेशन आता है ट्रांजैक्शन में जब हम चेक पॉइंट्स लगाते हैं ना उस केस में हमारे पास रीडो ऑपरेशन आता है। एंड मेक श्योर गेट में अंडो रीडो के बेस पे एक क्वेश्चन आता है, तो मैं वही एक क्वेश्चन जो गेट में आया हुआ है मैं वही आज डिस्कस करूंगी अंडो रीडो ऑपरेशन के लिए। बट उससे पहले मैं एक फ्लो चार्ट और डिस्कस करना चाहती हूँ। उस फ्लो चार्ट की वजह से आपको अभी तक में हमने जो डिस्कस किया है, आगे जो हमारा चेक पॉइंट है वो इन
के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने पहले ये फ्लो चार्ट लिया है। रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल में अभी तक मैं इस चार्ट की नीड नहीं पड़ी थी, बट फिर भी नीड तो ठीक है, ये रिलेटेड है टर्म्स, तो पहले ये चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो जैसे हमारे शेड्यूल्स होते हैं, वो जो प्रोसेस हैं जब एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती है ना, वैसे जो हमारी ट्रांजैक्शन है ना, जब वो एग्जीक्यूट होती है तो उसके क्या होते हैं, कुछ स्टेट्स बनते हैं ट्रांजैक्शन के, वो अलग अलग स्टेट में जाती है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी एक ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्ट हुई है, एक्टिव ट्रांजैक्शन। एक्टिव ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, जब हमारी ट्रांजैक्शन क्या बिगिन करती है, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है, तो वो क्या है, एक्टिव ट्रांजैक्शन है। नाउ एक्टिव से पार्शियली कमिट का मतलब क्या होता है, पार्शियली कमिट मीन्स एग्जीक्यूटेड ऑल द ऑपरेशन एक्सेप्ट कमिट ऑपरेशन। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो ये कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे एंड लास्ट मेरे पास क्या है, कमिट, तो उसने ये सारे ऑपरेशंस तो एग्जीक्यूट कर लिए हैं बट अभी कमिट एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली कमिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांजेक्शन हमारी पार्शियली कमिट ट्रांजेक्शन में एंटर करेगी कब, जब वो सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर चुकी है, एग्जीक्यूटेड ऑल ऑपरेशंस एक्सेप्ट कमिट, तो वो कहाँ एंटर करेगी, पार्शियली कमिट में। आफ्टर दैट पार्शियली कमिट के बाद, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया उसमें हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो कमिट से जस्ट पहले फेल हुई थी, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, आइदर वहां से फेल हो जाए या वो कमिट ऑपरेशन रीड कर ले। अगर वो फेल होती है तो उस केस में क्या करना है, कोई फेलर अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। अभी जस्ट हमने क्या किया था, रोल बैक किया था, अंडो ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे और उस ट्रांजैक्शन को क्या किया, अबॉर्ट किया था, तो हम कहाँ आ जाएंगे, रोल बैक पे आ जाएंगे। अगर वो पार्शियली कमिट के बाद कमिट जो लास्ट स्टेटमेंट बचा है उसका कमिट को इशू कर देता है या कमिट को एग्जीक्यूट कर लेता है, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, कमिट स्टेट पे पहुंच जाएगा। और ऑब्वियसली अगर वो कमिट स्टेट पे पहुंच गया है तो लास्ट क्या बनता है, टर्मिनेट ही तो बनता है कि हाँ भी हमारा जो प्रॉपर ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशंस इंक्लूडिंग कमिट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और अभी जस्ट हमने क्या रीड किया था, रीडो ऑपरेशन, दैट्स व्हाई मैंने बोला था रीडो हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। रीडो ऑपरेशन कहाँ होता है, जो ट्रांजेक्शन्स कमिट हो चुकी होती हैं, तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन आएगा, रीडो ऑपरेशन आएगा। और रीडो ऑपरेशन कब यूज करते हैं हम, जब हम चेक पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद इस डायग्राम के बाद हम चेक पॉइंट पे जाएंगे। एक्टिव ट्रांजैक्शन टू रोल बैक मतलब क्या, हमारी इन बिटवीन, अभी तक पार्शियली में क्या था, जब वो सारे एग्जीक्यूट कर ले जस्ट कमिट रह जाए, इन केस इन बिटवीन में अगर वो फेल होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे फेल इन बिटवीन, अगर कहीं बीच में ही वो फेल हो गई तो कहाँ आ जाए, रोल बैक पे डायरेक्टली आ जाए। और रोल बैक यहाँ फेल हुई है तो ऑब्वियसली कमिट तो नहीं होगी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सारे अंडो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे हमारी ट्रांजैक्शन को। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट, जिसके लिए हमने ये अंडो, रीडो और ये अभी डायग्राम डिस्कस किया था। तो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट ये भी कौन हैंडल करता है, आरएमसी ही हैंडल करता है, क्योंकि हम सारी क्या रोल बैक की रिकवरी की बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा, आरएमसी हैंडल करेगा। तो अब ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस के बीच में ना एक चेक पॉइंट्स लगा देते हैं। जैसे बेसिकली हमें नॉर्मल रियल लाइफ में देखें तो हमें चेक पॉइंट्स मिलते हैं ना, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रोड पे हमें कहीं कहीं चेक पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ हमें मतलब चेक किया जाता है कि आपके पास क्या है, वो चीज़ें चेक पॉइंट्स होती हैं। सिमिलरली ट्रांजैक्शंस में भी क्या होता है, चेक पॉइंट्स लगा देते हैं हम इन बिटवीन, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी अब तक में जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस चल रही हैं तो कितनी कितनी ट्रांजैक्शन में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, कौन सी कंप्लीट हुई है, कौन सी नहीं हुई है, इस चीज़ का एक हमारे पास एक वो ओवरव्यू सा रहता है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, चेक पॉइंट अप्लाई कर देते हैं अलग अलग जगह पे। उस चेक पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट। और वो क्यों हमने अप्लाई किए, ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए, दैट्स ऐसे ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट कहा जाता है। बेसिकली क्या है, हमारी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इस स्टेप पे मैंने एक टीसीसी लगाया, देन आगे एग्जीक्यूट हो रही है, इस स्टेप पे भी मैंने क्या एक टीसीसी लगाया, लाइक दैट हमारे पास कुछ टीसीसी हमने ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी चेक पॉइंट्स लगाए हैं। अगर हमारा इस टीसी से बीच में नेक्स्ट टीसी के बीच में, मतलब इस चेक पॉइंट से इस चेक पॉइंट के बीच में अगर
कोई ऑपरेशन हो सकता है, कुछ ट्रांजेक्शन हमारी कमिट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और कुछ ट्रांजेक्शन हमारी क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आइदर कुछ ट्रांजेक्शन हमारी क्या होंगी, कंप्लीट होंगी यानी कि कमिट होंगी, या कुछ ट्रांजेक्शन्स क्या हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं। तो जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो प्रीवियस चेक पॉइंट के बाद वाले में ही परफॉर्म करने हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली तो हम चेक करके आ चुके हैं ना, तो जब हम चेक कर चुके हैं तो उस पर हमें अगेन पूरा काम परफॉर्म नहीं करना है। हम किस पे करेंगे, सिर्फ इस लास्ट जो हम चेक पॉइंट देख के आए हैं उससे अगले चेक पॉइंट के बीच में अगर कोई फेलर या कमिट परफॉर्म होता है तो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो, जब कमिट परफॉर्म हो चुका है तो उस केस में हम क्या परफॉर्म करते हैं, रीडो ऑपरेशन, और जब फेलर अगर होता है तो उस केस में हम क्या परफॉर्म करते हैं, अंडो ऑपरेशन। तो यहाँ मैंने यही दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं। अगर ट्रांजेक्शन कमिट हुई हैं तो उस फेलर पॉइंट से पहले वो ट्रांजेक्शन जो कमिट हुई हैं उन पे हम क्या करेंगे, रीडो परफॉर्म करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन जो कमिट नहीं है उनको हम क्या करेंगे, अंडो करेंगे, इन केस इन बिटवीन कहीं हमें क्या फेलर मिल जाता है तो दो चेक पॉइंट्स के बीच में। मैंने एक एग्जांपल लिया है जो गेट में आया हुआ था, हम यही एग्जांपल डायरेक्टली डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रीडो अंडो ऑपरेशन एंड चेक पॉइंट। तो देखो, अब बेसिकली क्या है, हमें ये क्वेश्चन पूछा था, हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ रीडो ट्रांजैक्शन एंड अंडो ट्रांजैक्शन। कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी रीडो हुई है और कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी क्या हुई है, अंडो हुई हैं बिटवीन चेक पॉइंट्स। देखो, हमारे एक चेक पॉइंट ये है, मतलब यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हमें कितना सिर्फ देखना है, चेक पॉइंट से बाद आगे हम जहाँ तक बढ़े हैं हमें सिर्फ इतना देखना है जहाँ हमें फेलर मिला है। इसके कहीं बाद जाके हमें क्या मिलता, हो सकता है कोई हमें फर्दर चेक पॉइंट मिलता, लेकिन हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई है, यहीं कहीं बीच में ही फेल हो गई है। तो हमें सिर्फ कितना चेक करना है। देखो, नॉर्मली हम रोल बैक में क्या करते हैं, पूरा का पूरा रोल बैक करते हुए जाते हैं, लेकिन चेक पॉइंट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें सिर्फ उतना ही चेक करना है जहाँ हमने प्रीवियस चेक पॉइंट लगाया था, जहाँ तक हम ऑलरेडी चेक करके आ चुके हैं। यहाँ चेक पॉइंट लगाया, इसका मतलब क्या है, ये अपने से पहले जितने भी इसको स्टेटमेंट्स मिले हैं, जितने भी ऑपरेशंस मिले हैं, उन सबको ऑलरेडी चेक करके आया हुआ है। अब हमें कहाँ पे सिर्फ हमारा लॉजिक अप्लाई करना है, सिर्फ उतने में जहाँ तक हमने चेक पॉइंट नहीं किया है। चेक पॉइंट जैसे यहाँ आया, ये प्रीवियस सारों को चेक करके आया है, लेकिन आगे की इसने भी चेक नहीं किया, वो फर्दर जो चेक पॉइंट आता वो चेक करता। उसी बीच में हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो फेल हो गई। अब फेल हो गई तो हमसे क्या पूछा है इसने कि नंबर ऑफ रीडो ट्रांजैक्शन एंड अंडो ट्रांजैक्शन क्या है, कितनी ट्रांजैक्शंस हमारी रीडो हुई हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस हमारी अंडो हुई हैं, और कौन कौन सी हुई हैं ये भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन में, उनके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में उन्होंने दोनों ही चीज़ें पूछी थी, हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रीडन एंड अनडन एंड विच आर द ट्रांजैक्शन दोज, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो रीडो हुई थी और कौन कौन सी अंडो हुई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक चेक पॉइंट है, बाकी में हमें देखना है। अब अभी जस्ट हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़े, रीडो ऑपरेशन किन पे परफॉर्म होगा, जो कमिट हो चुकी है, और अंडो किस पे परफॉर्म होगा, जो फेल हुई है, जो कमिट नहीं हुई है। कहाँ, प्रीवियस चेक पॉइंट के बाद वाली। तो देखो यहाँ कौन कौन सी है, अगर हम यहाँ तक चेक करें तो इस चेक पॉइंट ने हमें क्या बताया कि भाई यहाँ तक कौन सी कमिट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमारे T1 T4 स्टार्ट हुई है, T4 ने कुछ अपडेशंस किया है, Y को 2 से 3 में अपडेट किया है, देन T1 स्टार्ट हुई है, T4 हमारी यहाँ पे कमिट हो गई है। तो ये क्या बताएगा, T4 हमारी कमिट हो चुकी है और T1 अभी हमारी प्रोसेस में है। तो इस चेक पॉइंट ने हमें इतना बता दिया। तो T4 ऑलरेडी कमिट हो चुकी है, इट मीन्स व्हाट, T4 को हमें नहीं देखना है क्योंकि वो कमिट हो चुकी है, लेकिन T1 अभी प्रोसेस में है, दैट्स वाई हम T1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T1 कहीं भी इन बिटवीन अकर हो सकता है, तो हम किसके लिए, T1 के लिए आगे देखेंगे। तो इस चेक पॉइंट ने हमें इतना बता दिया, आगे हमें चेक करना है। आगे क्या हुई, T2 स्टार्ट हुआ, T2 ने कुछ अपडेशन किया, X को 1 से 9 में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन T2 भी क्या होगा, कमिट हो गया। अब जैसे ही T2 कमिट हुआ है, अभी तक फेलर अराइव नहीं हुआ है, इट मीन्स व्हाट, T2 कमिट हो गया है। तो T2 के जब कमिट होने का हमें ऑपरेशन मिला तो उस केस में कमिट के लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, रीडो। तो हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन, T2 ट्रांजैक्शन पे तो रीडो परफॉर्म होगा, हमें ये पता चल गया। आफ्टर दैट हमारी क्या हुई, T3 स्टार्ट हुई है और T3 ने कुछ अपडेट किया, Z में 7 जो वैल्यू स्टोर थी उसको 2 से रिप्लेस कर दिया, एंड देन तभी हमें कोई क्रैश या कोई फेलर मिल गया।
तो उस केस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमारी अनकमिटेड रही हैं इस ड्यूरेशन में। एक T1 चल रही थी हमारे इसमें, T1 अभी तक कहीं आई नहीं है लेकिन पहले से स्टार्ट है, मतलब वो कहीं आएगी, डैम श्योर है आगे कहीं आएगी वो। तो कौन कौन सी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन बची है हमारी, एक तो T1 जो प्रीवियस चेक पॉइंट से हमें मिली थी कि वो प्रोसेस में है, और एक T3 जो स्टार्ट हुई, अपडेट हुई लेकिन कमिट नहीं हुई, बीच में क्या हो गया, फेलर अकर हो गया। तो ये दोनों क्या है, अनकमिटेड ट्रांजैक्शन है। तो इन दोनों पे हमें क्या करना है, अंडो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कितनी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं चेक पॉइंट के बीच में जिनमें हमने रीडो और अंडो परफॉर्म किया। रीडो किस पे किया है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पे, कौन सी ट्रांजैक्शन है, T2 ट्रांजैक्शन पे। एंड अंडो किस पे किया है, हमने दो ट्रांजैक्शंस पे अंडो किया है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन, T1 एंड T3, इन पे हमने क्या किया, अंडो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि कितने रीडोज और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे रीडो और अंडो परफॉर्म हुआ है, ये हमें बताना था। तो ये था पूरा ओवरऑल RMC जो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी कंट्रोल करता है एंड जो रोल बैक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो हो गया। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे एसिड प्रॉपर्टी के चारों प्रॉपर्टीज, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि यही मेजर था, बाकियों में कुछ इतना वो नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एसिड प्रॉपर्टी को, एक्चुअल से डिस्कस करते हैं। एसिड प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्जांपल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमेसिटी क्या थी, जैसे हमने जस्ट अभी बताया, एग्जीक्यूट ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और नन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। और ऑल ऑपरेशन में कमिट ऑपरेशन भी कंपल्सरी है, दैट्स व्हाई एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन इंक्लूडिंग कमिट लिखा है यहाँ मैंने, कि वो कमिट को भी इंक्लूड करके एग्जीक्यूट करे सारे ऑपरेशंस को, या फिर वो किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट ना करे। तो ऑटोमेसिटी का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ऑल और नन का बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली, अगर आपसे कोई ब्रीफली पूछे तो ऑटोमेसिटी मीन्स वो और एग्जीक्यूट ऑल और नन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ गिवन ट्रांजेक्शन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेसिटी को। ऑटोमेसिटी का मतलब क्या है कि सारी ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर इन बिटवीन कोई फेलर अकर हो गया इट मीन्स ऑटोमेसिटी आपका फेल हो चुका है। तो एक ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट की है जिसने क्या किया, रीड किया है A को, A में कुछ अपडेट किया है, A -500 सेम वैसे लिख लेते हैं। देन उसने राइट किया A को, देन रीड किया B को, एंड कुछ ऑपरेशंस है। मेरा फेलर कहाँ हो गया, यहीं इन बिटवीन राइट A के बाद फेल अकर हो गया। इट मीन्स वॉट, A की जो मेरी इनिशियल 1000 वैल्यू थी उसको इसने अपडेट करके क्या कर दिया, 500 तो कर दिया। आफ्टर दैट B में, B की फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू लिया 2000 लिया, उसने क्या किया था, B को B + 500 कर दिया एंड देन राइट B करना था। ठीक है, ये एग्जांपल था। तो A की वैल्यू तो अपडेट होगी, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, यहाँ हमारा एक फेलर अकर हो गया और B की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है। इट मीन्स हमारी सारी की सारी जो ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म नहीं हुए। उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो हमारी ऑटोमेसिटी प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है, ऑटोमेसिटी फेलर अकर हुआ है। और ये ऑटोमेसिटी फेलर क्या कॉज करेगी, हमेशा इनकरेक्ट रिजल्ट को कॉज करेगी। क्यों, क्योंकि देखो A में से 500 डिडक्ट तो हुए लेकिन B में डिपॉजिट नहीं हुए वो, तो एक्चुअल में तो लास्ट वैल्यू क्या बननी थी, इसकी 500 इसकी 2500 बननी थी ना, जबकि एक्चुअल में क्या है, हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट है, इनकंसिस्टेंसी इसमें अकर हुई है। तो इनकरेक्ट रिजल्ट को कॉज करता है ऑटोमेसिटी फेलर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी ACID में A होता है ऑटोमेसिटी, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हमारा जो डेटा है उसकी करेक्टनेस को मेंटेन करके रखना, और वो कौन करता है, DBA परफॉर्म करता है। DBA का ये काम होता है कि वो कंसिस्टेंसी को क्या करे, मेंटेन करे। और वो कैसे करे, वो लॉजिकली मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रांजैक्शन है, मस्ट बी लॉजिकली करेक्ट, मैंने टर्म इसीलिए यूज किया है। क्यों, लॉजिकली मीन्स व्हाट, अगर हमारे पास दो कोई वो है अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक A का अकाउंट है, एक B का अकाउंट है। इनिशियली A में वैल्यू है 1000, B में वैल्यू है 2000, सेम एज प्रीवियस हम ले लेते हैं। अभी इन दोनों का सम A + B क्या हो रहा है, 3000 हो रहा है।
ठीक है। आफ्टर एनी ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन दीज टू ट्रांजेक्शन, क्या हो सकता है ज़्यादा जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें से विड्रॉ करके इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, या इसमें से विड्रॉ करके ए में डिपॉजिट कर रहे हैं। एनी हाउ जो सम जो रहेगा ए प्लस बी का, भले मैं ए को अपडेट करके मैंने क्या कर दिया 500 कर दिया और उसमें से विड्रॉ करके इसमें डिपॉजिट कर दिया, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2500 हो जाएगी। तो एट लास्ट भी मेरे पास ए प्लस बी क्या आएगा 3000 ही आएगा। मतलब लॉजिकली ए प्लस बी की वैल्यू पहले मेरी 3000 थी, तो आफ्टर कमिट ऑफ द कंप्लीट या फिर कंप्लीट ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी मेरी जो फाइनल वैल्यू है लॉजिकली वो क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो पहले थी। मतलब ए प्लस बी की वैल्यू पहले भी मुझे 3000 मिल रही थी और बाद में मुझे क्या मिल रही है 3000 मिल रही है। इट मीन्स यहाँ से जितना अमाउंट विड्रॉ हुआ था वो उतना अमाउंट सक्सेसफुली दूसरे अकाउंट में वो डिपॉजिट हो चुका है। ये चीज़ होता है कंसिस्टेंसी को चेक करना, लॉजिकली हमारा जो रिजल्ट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन वो करेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ होता है कंसिस्टेंसी चेक करना। अगर इन बिटवीन इनमें से कुछ भी इनकरेक्ट रह जाता है, कोई भी फेलर होकर हो जाता है, तो उस चीज़ में हम क्या बोलते हैं हमारी इनकंसिस्टेंसी अकर हुई है, यानी कि इनकरेक्ट डेटा अकर हो गया है। तो ये चीज़ होता है बेसिकली कंसिस्टेंसी चेक करना हमारा लॉजिकली। एग्जाम्पल लें तो सेम वही एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस लिया था। एक ट्रांजैक्शन T1 है, रीड किया उसने ए को, ए में हमने क्या किया -500 किया है, देन राइट किया उसने ए को, देन बी को उसने रीड किया, रीड बी, देन बी इक्वल्स टू बी प्लस 500 एंड देन राइट बी। ये कर रहे हैं हम, ये हमारी ट्रांजैक्शन है, एट लास्ट क्या कमिट ऑपरेशन है। हमने यहाँ तक अपडेट किया, जब हमने यहाँ तक अपडेट किया इन बिटवीन बीच में हमें क्या फेलर मिल गया, तो क्या हुआ ए की वैल्यू मेरी क्या हो गई 1000 से डिडक्ट होके क्या बन गई 500 बन गई। लेकिन बी की वैल्यू अभी भी, क्यों, क्योंकि बीच में फेलर अकर हो गया था, तो बी की वैल्यू अभी भी क्या है 2000 है। तो आफ्टर दैट जब मैं ए प्लस बी करूँगी तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा जो वो क्या होगा 2500, जबकि वो क्या होना चाहिए था 3000। इट मीन्स व्हाट, इस केस में मेरा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो चुका है। तो क्या अकर हुआ है, इनकंसिस्टेंसी हमारी अकर हुई है। इनकंसिस्टेंसी और क्या बोलते हैं हम इसे, इनकरेक्ट रिजल्ट भी बोलते हैं। बट बेसिकली इनकरेक्ट इज नॉट अ प्रोफेशनल टर्म, दैट्स वाई इसे क्या इनकंसिस्टेंसी टर्म दिया जाता है। जैसे रिलेशन की बात हम करते हैं, जब डीबीएमएस में आते हैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, तो वहाँ रिलेशन में रोज को रो ना बोल के टपल्स या रिकॉर्ड्स बोला जाता है, एंड कॉलम्स को कॉलम्स ना बोल के एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ इनकरेक्ट को इनकरेक्ट ना कहकर इनकंसिस्टेंसी टर्म यूज किया जाता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दोनों प्रॉपर्टीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। आइसोलेशन क्या होता है, जब हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं एक साथ, तो उस टाइम में हमें ये इंश्योर करना होता है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी एट लास्ट क्या करें, करेक्ट रिजल्ट को आइडेंटिफाई करें, उनका बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट अकर ना हो। वो चीज़ होती है आइसोलेशन, और इसे कौन हैंडल करता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट हैंडल करता है। अब उसके लिए बेसिकली ये क्या करता है, ये शेड्यूल बनाता है, हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसका शेड्यूल बनाता है। और वो शेड्यूल कितने होते हैं, दो टाइप से शेड्यूल। इट माइट पॉसिबल वो सीरियल शेड्यूल बनाए या हो सकता है वो कंकरेंट शेड्यूल बनाए। डिपेंड्स ऑन जो हमारा कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट है वो क्या बनाना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो तरह के शेड्यूल हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर पार्ट में, ट्रांजैक्शन वाले पार्ट्स में जब हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक लार्ज टॉपिक है। और गेट पे डेफिनेटली सीरियल एंड कंकरेंट शेड्यूल पे क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कंकरेंट शेड्यूल एंड व्हाट इज अ पर्टिकुलर सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो वो क्या करता है, आइसोलेशन मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, सीरियल बनाएगा, एक कुछ शेड्यूल बनाएगा कि हमें उन ट्रांजेक्शन को एक सीरीज में एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंकरेंट करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ हैंडल करता है कौन, सीसीएम। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बचती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का फेलर अगर हो जाए, जो हमारा सिस्टम है वो अपने आप को रिकवर करने की एबिलिटी रखता है, तो वो जो सिस्टम है वो क्या होता है, ड्यूरेबल सिस्टम होता है। अब वो फेलर कोई भी फेलर हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ फेलर। आफ्टर फेलर भी जो हमारा डेटा अपडेट हुआ है वो क्या होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। जो डेटा अपडेशंस हुए थे वो वापस से अपने आप को रोल बैक करके
कर लेने चाहिए, तो वो क्या होगी, ड्यूरेबल होगा। और इसे कौन हैंडल करता है, ड्यूरेबिलिटी को भी रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम करता है हैंडल। तो अब किस किस तरह के फेलर्स हो सकते हैं, कोई भी फेलर, एनी काइंड ऑफ फेलर, अगर हमारी ट्रांजेक्शन किसी भी रीजन से फेल हुई है, सबसे मेजर फेलर क्या होता है, इन केस इन बिटवीन अगर लाइट आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, मीन्स पावर फेलर जो होता है आपका पहला, भले पावर फेलर अगर हो। सेकंड हो सकता है सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर में वायरस आ गए हो, किसी भी रीजन से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्या हो गया, क्रैश हो चुका है। तो उस फेलर में भले वो क्रैश किसकी वजह से हुआ है, भले ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हुआ है या डीबीएमएस के ओवरलोड होने की वजह से। हमारा सॉफ्टवेयर कब क्रैश होता है, जब हमारे पास ओवरलोड परफॉर्म हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया या वायरस आ गए किसी भी रीज़न से। तो आइदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरलोड की वजह से हुआ या डीबीएमएस के ओवरलोड की वजह से हुआ है। वो दोनों केसेस में भी अपने आप को क्या रिकवर करना चाहिए उसे। नेक्स्ट हो सकता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो डीबीएमएस का हमारा सीसीएम है, डीबीएमएस का जो हमारा सीसीएम कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट। इन केस अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो गई, हम एक बार हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस केस में कुछ ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जो किसी रीजन से किल हो गई है, इन बिटवीन उन्हें अबॉर्ट कर दिया गया है, वो भी बाद में रिकवर होनी चाहिए, उन्हें भी वो बाद में एग्जीक्यूट करके उनका प्रॉपर डेटा मेंटेन करना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, ड्यूरेबल सिस्टम होगा। सिमिलरली लास्ट रीजन जो होता है हार्डवेयर क्रैश होने का, एनी हाउ अगर आपका हार्डवेयर क्रैश हो गया, तब भी हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप को रिकवर करने की एबिलिटी रखना चाहिए। उसी केस में वो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। और एक जो ट्रांजैक्शन है वो तभी ड्यूरेबल होगी जब वो एनी काइंड ऑफ फेलर में अपने आप को रिकवर करने की एबिलिटी रखती है, तो वो क्या होगा, ड्यूरेबल होगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन में जब तक ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तब तक वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। सो अगर आपको इस एसिड प्रॉपर्टी में रिकवरी मैनेजमेंट कंट्रोल जो हमने चेक पॉइंट्स देखे थे उनमें कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GitHub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।